दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है गुरुवार 23 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, मगध, पटना समेत बिहार के सभी जिलों में रहने वाले स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा 4 लाख तक का लोन दिया जाता है। जी हां, इस लोन को लेकर के बिहार के स्टूडेंट देश में कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इनमें और भी कई विषयों को शामिल किए गए हैं। जिस विषय की पढ़ाई के लिए आप लोन ले सकते हैं, इसके लिए आपको किसी भी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। जी हां, अगर आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी चाहिए, तो फिर आप हमारे केडीबी लाइव की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां जाकर के आप आर्टिकल देख करके पढ़ करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह वेबसाइट का नाम है www.kdbtv.com, या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। इस लिंक पर जाकर के आप वेबसाइट पर जाकर के आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो फिर आप आराम से 4 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटी के। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही स्टूडेंट के लिए ये एक सबसे बढ़िया योजना है और आसान भी है, क्योंकि आपको 4 लाख रुपए लोन लेने के लिए ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं तो आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी प्राप्त करें और केडीबी लैब की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, बक्सर समेत 17 जिलों में बारिश और वज्रपात का आसार नजर आ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार बिहार में मानसून की स्थिति अभी कमजोर है, जिसके कारण सभी जिलों में भारी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आज गुरुवार को राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी। आपको बता दूं कि आज बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, सिवान, गोपालगंज, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, कटिहार में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की है, क्योंकि बिहार के अलग अलग जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात से बुधवार को 4 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 10,000 दिव्यांग जनों को फ्री में बैटरी चलित ट्राई साइकिल दिया जाएगा, यानी कि बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल दिया जाएगा। इसको लेकर के बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यह फैसला किया है कि बिहार में फ्री में ट्राई साइकिल का लाभ कॉलेज जाने वाले दिव्यांग छात्र और नौकरी पेशा वाले लोगों को दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 42 करोड़ की राशि को स्वीकृति दे दी है। आपको बता दूं कि जिन छात्रों को घर, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर हो, उन्हें फ्री में बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल दिया जाएगा। जबकि वैसे नौकरी पेशा वाले लोग जिनका आवास और रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या फिर उससे अधिक दूर है, तो फिर उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका लाभ हम कैसे उठाएंगे। इसका लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू की जाएगी। आवेदन करने वालों की उम्र 18 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप भी दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया में कुछ दिन पहले हुई रेलवे इंजन चोरी की घटना में शामिल मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल के पूर्णिया कोर्ट स्टेशन के पास से स्टीम इंजन स्क्रैप चोरी करने के मामले में आरपीएफ को लंबे समय के बाद बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मुख्य आरोपित सीनियर सेक्शन इंजीनियर राजीव रंजन झा को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जहां आरपीएफ आईजी एस मयंक ने बताया है कि इंजीनियर को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जहां आरोपी को न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती किसानी करने वाले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा,
समेत बिहार के सभी जिलों के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की बैठक में कृषि यंत्रिंग योजना के लिए इस साल 94 करोड़ खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इस पैसे से बिहार के सभी जिलों के किसानों को 90 तरह के कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने फैसला किया है कि बिहार में निर्मित यंत्रों पर 10% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इससे किसान कृषि यंत्र को खरीद करके आधुनिक तकनीक से खेती कर सकेंगे और अपने पैदावार को भी बढ़ा सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। जी हाँ, असम में सबसे अंत में यानी कि सबसे लास्ट में इस योजना का संचालन शुरू हुआ और इसी के साथ देश के सभी राज्य इस स्कीम के अंतर्गत आ गए। जब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी योजना है, जिसमें कहीं का राशन कार्ड कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका काम आधार से जुड़ा होता है, इसीलिए बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर राशन की सुविधा कहीं भी पाई जा सकती है। इस योजना के पूरे देश में लागू हो जाने की जानकारी मंगलवार को खाद्यान्न मंत्रालय ने दे दी है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का फायदा दिया जाता है। इस योजना के लाभार्थी देश के किसी भी पॉइंट ऑफ सेल मशीन से जुड़े केयर प्राइस शॉप पर अपने कोटा का सब्सिडी वाला अनाज ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें कहीं का राशन कार्ड कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि गंगा की लहरों और खूबसूरत नज़ारों के बीच सफर करने का पटना वासियों का सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। जी हां, दीघा से दीदारगंज के बीच जयप्रकाश गंगा पथ के पहले फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। यह 24 जून की शाम 4 बजे जेपी गंगा पथ का उद्घाटन होगा, जिसके बाद इस पथ पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा करबिगिया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद खगोल पथ से करबिगिया जुड़ जाएगा। जब बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की विवादित टिप्पणी के बाद उपजे विवाद को लेकर के एनएसए अजीत डोभाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस विवाद ने भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को लेकर के कुछ गलत बातें फैलाई गई है जो वास्तविकता से बहुत दूर है। इस मामले में खाड़ी देशों की तरफ से जताई गई नाराजगी को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमें उनसे बात करने और फिर उन्हें मनाने की जरूरत है। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि जब लोग भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो जाते हैं तो फिर उनका व्यवहार थोड़ा असंगत होता है, लेकिन हमने संबंधित लोगों के साथ बातचीत की है और हम उन्हें समझाने में सफल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने अधिकारी कार्यालय सहायक के पदों पर आवेदन करने के लिए वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 7 जून से शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 है। इन भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 8000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार को अस्थायी भाषा की जानकारी होना भी जरूरी है। जब उम्मीदवार योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि सेना बहाली में अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यह फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। जब बिहार में इस स्कीम को लेकर के भारी बवाल के बीच बुधवार को लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा से राजभवन तक महागठबंधन के विधायकों के साथ मार्च किया। दिल्ली से पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी के सीनियर लीडर विजय वर्गीय के बयान का हवाला देते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अग्निपथ योजना लागू करके सरकार अग्निवीरों से चौकीदारी करना चाहती है। आपको बता दो कि बीजेपी का सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय का इंटरनेट मीडिया पर एक बयान तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वे कहते दिख रहे थे कि अगर उनका बीजेपी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड रखना होगा तो फिर वे अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। इस वायरल बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के कई नेता इस स्कीम का भविष्य क्या होगा उसके बारे में बता चुके हैं। उन्होंने इस दौरान मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के वायरल हुए बयान का भी हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों से चौकीदारी कराने चाहती है सरकार।
दोस्तों बात करते हैं कि बंगाल सीमा से सटे बिहार के कटिहार जिला सीमांचल टू बंगाल के लिए गो तस्करों का सेफ कॉरिडोर बना हुआ है। इस कॉरिडोर के माध्यम से पशु तस्कर बॉर्डर से सटे हुए थानों को मैनेज करते हुए तस्करी का ये खेल पिछले कई महीनों से चल रहा है। कटिहार से कत्ल खाने तक गायों को पहुंचाने के लिए रात के अंधेरे में ट्रकों को में लाद करके मवेशियों को बिहार की सीमा पर मालदा जिला के कुमेदपुर बंगाल तक पहुंचा दिया जाता है। जब पशु तस्करों की माने तो फिर बंगाल के कत्ल खाने में इन पशुओं को कत्ल करके देश के अलग अलग हिस्सों के साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश तक भेजा जाता है। इस बड़े रैकेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक रात को हर एक गाड़ी पर लगभग 5000 के नजराना पशुओं से लदे गाड़ियों को बिहार सीमा पार करके बंगाल सीमा तक पहुंचाने के लिए पुलिस को दिया जाता है। कैमरे पर ही बातों को कबूलते हुए पशु तस्कर ने कहा कि उनके आका बंगाल में बैठ करके ही ये सब मैनेज करते हैं और लगभग इसी इलाके से हर रात पशु से लदे 20 गाड़ी पार होते हैं। यानी कि हर गाड़ी में अगर पुलिस को प्रति गाड़ी 5000 रुपये नजराना वसूलते हैं तो फिर लगभग 1 लाख रुपए का काला खेल पशु तस्कर हर रात खेलते हैं। तो दुख की बात यह है कि कटिहार जिला बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला है, लेकिन फिर भी कटिहार पुलिस अपनी मोटी रकम कमाई के लिए तस्करी के इस खेल को धड़ल्ले से जारी रहने देता है। जहां स्थानीय लोग भी पुलिस और तस्करों के गठजोड़ से ये खेल जारी रहने की चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के देश भर में राजनीति अब गर्मा गई है। जब भाजपा ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। इस बीच अब अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए दोनों खेमे ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने गोलबंदी शुरू की है। जब बिहार में भी इसे लेकर के सियासी हलचल है। जब लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बातचीत की है, जबकि जीतन राम मांझी भी खुल करके मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाते हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और फिर विपक्ष की ओर से उतरे यशवंत सिन्हा के बीच टक्कर होगी। इन दोनों में से किसी एक चेहरे को देश का अगला राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिलेगा। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लगातार दूसरी बार कोई हमारे बीच से राष्ट्रपति बनने जा रहा है, ये गर्व का पल है। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि मोदी है तो फिर मुमकिन है। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार बनने के लिए द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी है। आपको बता दूं कि बिहार में आरजेडी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाने का फैसला किया है, जबकि पशुपति पारस ने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बीएसईबी की ओर से इंटर में दाखिला के लिए कल बुधवार से ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। छात्र 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बिहार बोर्ड की ओर से प्रथम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। इस सूची के आधार पर इंटर स्तरीय स्कूलों और फिर कॉलेजों में छात्र दाखिला ले सकेंगे। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वसुधा केंद्र, साइबर कैफे, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से छात्र ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय छात्रों के लिए इंटर स्तरीय स्कूलों और कॉलेजों के चयन करने का विकल्प रहेगा। जब प्रत्येक छात्र 10 से 20 स्कूलों और कॉलेज का चयन कर सकते हैं, जहां अंक के आधार पर छात्र इनका चयन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने पर ट्रैफिक चालान अब नहीं काटेगा। जी हाँ, अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपना गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं, जिसके बाद उनका मौजूदा ट्रैफिक नियम के अनुसार 10,000 रुपये तक का भारी भरकम चालान काट दिया जाता है। ऐसे में हम आपको भी बताएंगे कि गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करते हुए आपका चालान कैसे नहीं कटेगा। इस खबर में हमारा मकसद आपको सिर्फ नियम की जानकारी देना है, ना कि गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करने को बढ़ावा देना है। आप ये बात याद रखिए। तो बात करते हैं कि आप हमेशा याद रखिए कि गाड़ी चलाना बेहद जिम्मेदारी का काम है। ऐसे में नियमों का पालन हमेशा से करें ताकि हादसों से बच सके। नियम के अनुसार गाड़ी चलाते वक्त यदि कोई गाड़ी चालक हैंड फ्री कम्युनिकेशन फीचर का उपयोग करके अपने फ़ोन पर बात करता है तो फिर वह दंडनीय अपराध में नहीं आएगा, यानी कि नहीं माना जाएगा। इसके लिए गाड़ी चालक को कोई जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा। ये जानकारी स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में दी है। आपको बता दूं कि कई बार देखा गया है कि गाड़ी, मोटरसाइकिल या फिर अन्य किसी तरीके का गाड़ी चलाते हुए आपकी कोई भी गलती ना होने पर भी आपको ट्रैफिक पुलिस की मनमानी और फिर चालान भुगतना पड़ता है। कानून के अनुसार अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैफिक चालान कोई कोर्ट का आदेश नहीं है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपका गलत चालान ट्रैफिक पुलिस काट लेती है तो फिर उस समय उन्हें ऐसा करने से रोके नहीं, बल्कि कोर्ट का चालान कटवा ले। आप बाद में उसे कोर्ट में चुनौती देकर के चालान देने से बच सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि सरकार बिहार में सुशासन होने का दावा करती है और पटना पुलिस का स्लोगन है सदैव आपकी सेवा में, लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी पटना में ही सुशासन का दम घुट रहा है, जब मामला दो बहनों के साथ छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। जब राजधानी पटना के गांधी मैदान इलाके के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग सगी बहनों में केवल इस वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया कि रास्ते में मन चले उन्हें परेशान करते हैं। जहाँ गांधी मैदान थाने को मामले की जानकारी भी दी गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी और आखिरकार इन दोनों बहनों को स्कूल ड्रॉप करना पड़ा, यानी कि स्कूल छोड़ना पड़ा। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का पड़ोसी है जो गोल घर के पास रहता है। जहाँ लड़की ने शहजाद और उसके दो बेटों शहनवाज और शमशाद पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। जहाँ ये पिछले 4-5 महीनों से लड़कियों को परेशान कर रहे थे। 19 जून को दोनों लड़कियां अपनी मां के साथ शिकायत लेकर के गांधी मैदान थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। जब थाने से मदद नहीं मिली तो फिर पीड़िता मंगलवार को एसएसपी दफ्तर पहुंची। जहाँ एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो दफ्तर में नहीं थे। जहाँ प्रतिनियुक्त अधिकारी ने लिखित शिकायत ली और गांधी मैदान के थानेदार को केस दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लिखित आवेदन में पीड़ित बहनों ने बताया है कि ये तीनों स्कूल से जाते समय हमें परेशान करते हैं और हमारे साथ छेड़खानी करते हैं। जब पीड़िता ने आवेदन में कहा है कि 19 जून को तीनों के खिलाफ लिखित आवेदन देने के गए थे ताकि पुलिस इन लोगों पर कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस ने भी हमारी मदद नहीं की और हमसे आवेदन भी नहीं लिया। जब आरोपियों को पता चला कि हम उसकी शिकायत करने गए तो फिर वह रास्ते में पहुंच गया और हमें रोक कर कहा कि केस करने गई थी, रास्ते में उठा लेंगे, जब तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा। लड़की ने आवेदन में कहा है कि ये आरोपी स्कूल के पास भी खड़े रहते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमें छेड़ते हैं। उन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया है कि हमने स्कूल जाना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि हम घर से भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, जहां हर दिन करोड़ों की संख्या में यात्री ट्रेन से ट्रेवल करके अपने घरों को पहुंचते हैं। जहां इसे आम लोगों की जीवन की लाइफलाइन माना जाता है। जहां रेलवे हर दिन हजारों की संख्या में ट्रेनों का संचालन करता है, लेकिन कई बार अलग अलग कारणों से कुछ ट्रेनों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। आज भी रेलवे ने बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल कर दी है और डाइवर्ट और फिर रिशेड्यूल कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सेना में भर्ती प्रक्रिया में हुए बड़े बदलाव और फिर अग्निपथ स्कीम सरकार द्वारा लाने के बाद से देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में कई जगह पर तो उपद्रवियों ने बड़ा ही क्षति कर दिया, जहाँ इससे करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जहाँ इसके साथ ही कुछ ट्रेनों को कुछ समय के लिए रद्द करना पड़ा या फिर उसके टाइम में बदलाव करना पड़ा। इसके अलावा कई जगहों पर बाढ़ के कारण भी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला कर लिया है। तो अगर आप भी इन दिनों कहीं आने जाने की सोच रहे हैं तो फिर आप अपने ट्रेन को जरूर एक बार चेक कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक युवक ने अदालत में गुहार लगाई है। अग्निपथ आंदोलन के कारण सरकार ने इंटरनेट पर रोक लगा दिया था। ऐसे में वो मोबाइल कंपनी द्वारा हर रोज दिए जा रहे डाटा में से कुछ भी नहीं खर्च कर पाया। युवक ने यह गुहार लगाई है कि मोबाइल कंपनी इसकी क्षतिपूर्ण करे। युवक कह रहा है कि 4 दिन इंटरनेट नहीं चलने से उसका नुकसान हुआ है। मामला बिहार के आरा जिला का है, जहां शंकर प्रकाश नाम के युवक ने उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज कराया है। अदालत ने उसके केस को स्वीकार भी कर लिया है। जी हाँ, जहां शंकर प्रकाश का कहना है कि उसने मोबाइल कंपनी से जो डाटा पैक लिया था उसमें 28 दिन तक हर रोज 1 GB डाटा खर्च करने की सुविधा दी जाती थी। जब सरकार ने 4 दिनों तक इंटरनेट पर रोक लगा दिया, ऐसे में वे 4 दिनों तक कोई भी डाटा खर्च नहीं कर पाया। जब युवक कह रहा है कि इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है, मोबाइल कंपनी ने इंटरनेट बंद कर दिया है, इससे उपभोक्ता का नुकसान हुआ है। जब उपभोक्ता न्यायालय में केस दर्ज हुआ है, लेकिन सुनवाई होना अभी बाकी है। आपको बता दूं कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के बिहार में बड़े पैमाने पर उपद्रव के बाद बिहार सरकार ने 20 जिलों में इंटरनेट के उपयोग पर रोक लगा दिया था। इससे तकरीबन 40 लाख इंटरनेट उपभोक्ता प्रभावित हुए थे। अब युवक इंटरनेट पर रोक का मुआवजा मोबाइल कंपनी से मांग रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भवन निर्माण कराने वाले यानी कि घर बनाने वाले लोग विराम मुद्रा में आ गए हैं। यह भवन निर्माण के लिए मुख्य सामग्री बालू की कीमत इतनी अधिक बढ़ गई है कि कोई भी कार्य शुरू कराने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। यह कुछ माह पहले तक 6500 रुपये तक बालू मिल रहा था, लेकिन इन दिनों बालू की कीमत काफ़ी अधिक बढ़ गई है। यह व्यवसाय के 3 तरह की ट्रॉली में बालू का व्यवसाय कर रहे हैं। 1.5 फीट, 2.25 फीट और 2 फीट वाली ट्रॉली में बालू की कीमत अलग अलग है। इसमें 2 फीट की ट्रॉली से बालू लेने पर 11,000 रुपये से अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है, जिसे 100 सिफ्टी कह करके बेचा जाता है, जबकि 2.25 फीट वाली ट्रॉली के बालू की कीमत 10,000 रुपये तक की देनी पड़ रही है। वहीं 1.5 फीट की ट्रॉली के लिए 8,500 रुपये तक देना पड़ रहा है। इससे कुछ व्यवसायी ओवरलोड बालू भी लोड करके बिक्री कर रहे हैं और इसके लिए उसकी अधिक राशि भी ले रहे हैं। अब अगर दाम बढ़ने की वजह के बारे में बात करें तो फिर इन दिनों बालू की खनन पर रोक लगाई गई है। इससे बालू की कीमत वृद्धि हुई है। इसीलिए पूर्व में डंप किया गया बालू ही बिक्री किया जा रहा है, जबकि आगामी 1 जुलाई से मानसून के कारण नवंबर माह तक बालू खनन पर रोक रहती है। ऐसे में अभी बालू की कीमत और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। 64 साल की द्रौपदी मुर्मू का 20 जून को जन्मदिन था। अगर वह राष्ट्रपति चुनी जाती है तो फिर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी, वही दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू 6 साल 1 महीने तक झारखंड की राज्यपाल रही है। द्रौपदी मुर्मू अपने सहज स्वभाव के लिए जानी जाती है। वह ओडिशा से विधायक भी रह चुकी है। उनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ है। वह ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी गठबंधन की सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। वहीं विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। यशवंत सिन्हा झारखंड से सांसद रह चुके हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं। 84 साल के हो चुके यशवंत सिन्हा को विपक्षी खेमे में स्थान मिला और उसने राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया। उन्हें उम्मीदवार ऐसे दौर में बनाया गया जब माना जा रहा था कि उसका राजनीतिक सफर समाप्त होने को और अग्रसर है। बिहार में पैदा हुए और फिर बिहार कैडर के IAS अधिकारी ने 1984 में प्रशासनिक सेवा छोड़ दी और जनता पार्टी में शामिल हो गए। यह जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर उन्हें पसंद करते थे और उन्हें सक्षम और स्पष्टवादी मानते थे। जब वह 1998 में हजारीबाग से लोकसभा चुनाव जीता और सरकार में 2002 तक वित्त मंत्री रहे और बाद में विदेश मंत्री भी रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन में फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के छात्रों को एक सलाह दी गई है। बोर्ड के अनुसार इंटर नामांकन के लिए अगर सहज वसुधा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो फिर छात्रों को फॉर्म संख्या 5 और फिर 6 भरनी होगी। वहीं अगर विद्यार्थी जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र से फॉर्म भरते हैं तो फिर फॉर्म संख्या 7 या फिर 8 भरना होगा। अगर फॉर्म चयन करने में गड़बड़ी करेंगे तो फिर परेशानी हो सकती है। ऐसे में संबंधित छात्र का फॉर्म रद्द हो जाएगा। अगर छात्र बिहार बोर्ड से हैं तो फिर वसुधा केंद्र पर 5 और जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पर 7 नंबर वाला फॉर्म भरेंगे। वहीं छात्र CBSE, CISE या फिर अन्य बोर्ड से हैं तो फिर वसुधा केंद्र पर 6 नंबर और जिला निबंधन केंद्र पर 8 नंबर का फॉर्म भरेंगे। ये जानकारी बिहार बोर्ड द्वारा सभी छात्रों को दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल देर शाम पटना पहुंचे। जहां पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। अग्निपथ स्कीम को लेकर के जारी नोटिफिकेशन के संबंध में मीडिया ने जब सवाल किया तब उस सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि जब युवा की आत्मा मर रही हो तो फिर देश की आत्मा मर रही है। जब सरकार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार कानून बना सकती है और बदल सकती है, लेकिन जनता सरकार बना सकती है और गिरा भी सकती है। जब देश में व्याप्त बेरोजगारी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से कहा कि आप लोग सब जान रहे हैं देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश की 2 मात्र ऐसी संस्थानें हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बहाली निकलती है। पहला रेलवे है जिसे प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया और दूसरा भारतीय सेना है जहां ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सेना की बहाली के लिए कई लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग रह गया था, लेकिन अब उन्हें भी फिर से अग्निपथ स्कीम के तहत पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हमने जो 20 साल पूछे थे उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में आक्रोश है, नौजवान अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। 4 साल बाद युवा मोदी के धन सेठों के यहाँ जाकर के चौकीदारी करेंगे। कोई ये बताएं कि ये सरकार रोजगार देने
आई थी या फिर छीनने आई थी। सरकार कानून बना सकती है, बदल सकती है, लेकिन जनता जो है सरकार बना भी सकती है और फिर सरकार को गिरा भी सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय में योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि की सीईओ बालकृष्णम पर परिवारवाद दायर किया गया है। सीजेएम रुपमा कुमारी के न्यायालय में बरौनी थाना में निगाह निवासी परिवारवादी महेंद्र शर्मा ने योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्णम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 120 बी भादवी में परिवारवाद पत्र दायर किया गया है। परिवादी ने आरोपित योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्णम पर आरोप लगाते हुए परिवारवाद में कहा कि पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और महर्षि कॉटेज योग ग्राम झूला को परिवारवादी ने अपने पुत्र के बैंक खाते से आरोपित के संस्थान को 90,900 रुपये का बुकिंग, इलाज एवं अन्य खर्च के लिए जमा किया था। परिवादी अपने पुत्र और पत्नी के साथ संस्थान गया जहां उसका इलाज नहीं किया गया और अतिरिक्त 1 लाख नगद रुपए की मांग की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने इस पर मुकदमा को विचार करने के लिए न्यायिक दंडाधिकारी मोहिनी कुमारी के न्यायालय में भेज दी है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद एनडीए में घमासान जारी है। बीजेपी और जेडीयू दोनों दलों के बयानबाजी से सियासी लपटें तेज हो गई है। जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा पुलिस पर उठाए गए सवाल पर जेडीयू की ओर से करारा जवाब दिया गया है। हालांकि बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर के इतना बवाल हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी पर बड़ा बयान दे दिया है। जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास की कमी अच्छा संकेत नहीं है। बिहारी बाबू के नाम से फेमस शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि नीतीश मेरे अच्छे दोस्त हैं। अग्निपथ मामले को लेकर के उनकी चुप्पी मीनिंगफुल है। वैसे भी वे बड़पोलेपन के लिए नहीं जाने जाते हैं। उनकी चुप्पी का मतलब आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ऐसे में मेरे लिए इस बारे में ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। अग्निपथ योजना पर मोदी पर निशाना साधते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार विश्वास खो चुकी है। सरकार के द्वारा किया गया इस ऐलान की अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, इस पर कमेंट करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार ने किसान बिल यानी कि कानून के बारे में भी यही कहा था कि वे भी वापस नहीं होगा, लेकिन आखिरकार उसे वापस लेना पड़ा ना। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना को भी इसी तरीके से वापस लेना पड़ेगा। क्षमा वीर को क्षमा मांगते हुए पक्षपात करते हुए योजना को वापस लेना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी आईटीआई में 2800 सीटें बढ़ेगी। बढ़ी हुई सीटों पर श्रम संसाधन विभाग ने नए ट्रेड विषयों की प्राइस शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेड 149 सरकारी आईटीआई में चरणवार सीट बढ़ाने का निर्णय लिया है। जब पहले चरण में सीट बढ़ाने की शुरुआत 14 आईटीआई से होगी। इसके तहत 1050 सीटें इसी सत्र से बढ़ जाएगी। सरकारी आईटीआई में और विषयों की प्राइस शुरू होने से छात्र कम पैसे में ही प्रशिक्षण ले सकेंगे। वहीं बढ़ी हुई सीटों के अनुसार विभाग ने प्रशिक्षण देने वाले इंस्ट्रक्टर के 50 पद स्वीकृत कर दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाई स्कूल में गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों की भारी कमी है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से समग्र शिक्षा के तहत वार्षिक कार्य योजना की बैठक में ये बात निकलकर सामने आई है। यह खबर के अनुसार बिहार की 22% माध्यमिक स्कूलों में ही सभी कोर विषयों जैसे कि गणित, साइंस, लैंग्वेज तथा सोशल साइंस के शिक्षक मौजूद है, जबकि ज्यादातर हाई स्कूलों में गणित और साइंस विषय के टीचरों की भारी कमी है। आपको बता दूं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि राज्य को माध्यमिक स्तर पर सभी स्कूलों में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों की आवश्यक संख्या सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि पढ़ाई में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में काफी लंबे समय से टीचर की भर्ती की जा रही है, फिर भी बिहार के स्कूलों में टीचरों की भारी कमी दिखाई दे रही है। किसी न किसी स्कूल में किसी न किसी विषय की टीचर मौजूद नहीं है। हालांकि बिहार सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है और स्कूलों में सभी विषय की टीचरों को भरने का प्रयास कर रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए नीतीश कुमार कैबिनेट ने अहम फैसला किया है। जब वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं और धान की खरीद के लिए बिहार सरकार 10,000 करोड़ रुपए की गारंटी देगी। ये गारंटी कमर्शियल बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज लेने पर मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह कैबिनेट ने कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए इस साल 94 करोड़ 5,54,000 रुपये कर्ज लेने की मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार के किसानों को अलग अलग कृषि यंत्रों पर 80% तक अनुदान मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भले ही इन दिनों जमानत पर बाहर हो, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो मामले अदालत में चल रहे हैं, उनके अलावा एक और मामले में अब कोर्ट के अंदर कानूनी प्रक्रिया तेज होने वाली है। ये मामला नीतीश कुमार के एक करीबी से जुड़ा हुआ है। लालू यादव के खिलाफ मानहानि से जुड़ा हुआ एक परिवारवाद दाखिल किया गया था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव ने पटना के एसपी एमएलए कोर्ट में आरोप मुक्त याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले उदयकांत मिश्रा को लेकर के लालू प्रसाद यादव की तरफ से आपत्तिजनक बयान दिए जाने का है। लालू यादव ने उदयकांत मिश्रा को लेकर के बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी 2017 में की थी और उसके बाद लालू के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। दोस्तों बात करते हैं कि आमतौर पर कुत्ते कुतिया की शादी कराने का रिवाज विदेशों या फिर भारत के बड़े शहरों में नजर आता है, लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में भी बीते दिनों ऐसी ही शादी हुई है। यहाँ एक कुत्ते और कुतिया की अनोखी शादी हुई है। ये शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है। इसके लिए बाकायदा शादी के लिए मंडप बनाया गया था और बारातियों के खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। बाराती भी डीजे के धुन पर खूब डांस कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बाराती और सराती ग्रामीण ही रहे। यह कुत्ते और कुतिया की शादी की ये अनोखी शादी का मामला बिहार के मोतिहारी शहर से सटे मजूरहा गांव की है। जिस कुत्ते की शादी हुई है उसका नाम कोल्हू है और कुतिया का नाम बसंती है। जब कोल्हू और बसंती के मालिक नरेश सहनी और मालकिन सविता देवी ने कुल देवता की पूजा की। डीजे की धुन पर नाचते गाते बारात के साथ सज धज करके कोल्हू बारात निकला। बारात गांव में ही घूम करके दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारा पूजा की रस्म हुई। जब फिर पूरे विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज से बुलाए गए पंडित ने सिंदूर दान करा करके शादी संपन्न कराया। ग्रामीणों के अनुसार उन लोगों ने आज तक ऐसी शादी कभी नहीं देखी है। वहीं शादी कराने वाले पंडित ने बताया है कि पूरे हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के साथ शादी संपन्न कराई गई है। जबकि शादी में रस्मों को निभाने में मदद कर रहे हजाम ने बताया है कि वे अपने तरीके की अनोखी शादी है। दरअसल नरेश सहनी और उनकी पत्नी सविता देवी मजूरहा गांव में रहते हैं, जहां उन लोगों ने एक कुत्ता और एक कुतिया पाल रखा है। जहां कुत्ता का नाम कोल्हू और कुतिया का नाम बसंती रखा है। जहां सविता देवी के अनुसार उन्होंने अपने बच्चे को लेकर के कुछ मन्नत मांगी थी जो पूरी हो गई, इसलिए उनके परिवार के लोगों ने कोल्हू और बसंती की शादी करा दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के यूनिवर्सिटियों में लेट सेशन सहित हर स्तर पर सुधार लाने को लेकर के अब सरकार सख्त हो गई है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभागीय सभाध्यक्ष में 5 घंटे तक सभी कुलपतियों, कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रणों के साथ बैठक की। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि इस साल के अंत तक हर हाल में स्नातक और स्नातकोत्तर की सभी विलंबित परीक्षा करा लें। सभी सत्र को भी नियमित करें। कक्षाओं और फिर परीक्षाओं की लेट तिथि तथा विद्यार्थियों की परेशानी को दूर करने को लेकर भी आगाह किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी ने 70,000 खाली पड़े पदों को भरने का ऐलान किया है। जहां कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के विभागों में लगभग 70,000 खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग की ओर से की गई ये घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सप्ताह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अगले 1.5 साल के भीतर 10 लाख लोगों की भर्ती करने को कहा था। एसएससी ने 20 जून को जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास के तहत आयोग लगभग 70,000 अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा। आने वाले समय में वेबसाइट पर अलग अलग परीक्षाओं के नोटिस अपलोड किए जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध की आग अब सियासी गर्माहट में बदल चुकी है। जेडीयू और भाजपा नेता रोज रोज ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे सियासी लपटें तेज हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब उनके प्रवक्ता ने भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। जब प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठा दिए हैं। साथ ही उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा बर बोले विधायक अपनी हद में रहें, उन्हें हमारे नेता नीतीश कुमार या फिर ललन सिंह पर बोलने की औकात नहीं है। जहां एक मीडिया पोर्टल से बातचीत में अभिषेक झा ने कहा है कि संजय जायसवाल जिस तरीके का बयान दे रहे हैं उससे स्पष्ट है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बिना घटक दलों से विचार विमर्श किए योजनाएं लाती है, जहां इससे असंतोष का भाव पनपता है। जहाँ पहले भी केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। यही बात हमारे नेताओं ने कही है। इस पर डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान ये दर्शाता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।